ओके नमस्कारम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करने वाले इस चैप्टर में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है यूजुअली जो कंपलसरी होता है एग्जाम में, सी इंटर एग्जाम्स में, वो 14 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जो जहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा। और ऑब्वियसली टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने से पहले आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको स्टार्ट से एंड तक आपको फॉलो करना है, भले आप कोई भी चैप्टर में रहो। तो असेसी का पहले आपको नाम लिखना है, असेसी का लीगल स्टेटस रखना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, नाम से पता चल जाता है। जैसे मिस्टर राम बोला, मिस्टर श्याम बोला, या ए लिमिटेड, बी लिमिटेड बोला, तो आपको पता चल जाता है कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कंपनी है। और मिस्टर राम, मिस्टर श्याम बोला तो सर वो इंडिविजुअल्स है। तो आपको नाम देख के उनका लीगल स्टेटस पता करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? क्या लगता है आप लोगों को? इंडिया का पॉपुलेशन रेसिडेंट है। जब इंडिया का पॉपुलेशन आपको लगता है रेसिडेंट है, तो अगर उन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं दिया तो यू कैन इजीली अज्यूम ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये एक अजम्पशन होता है हमारा कि अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो मान लेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का इंपैक्ट क्या होता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का इंपैक्ट होता है कि पूरा ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाला है। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आया जहां पे बोला सो एंड सो पर्सन का प्रॉपर्टी लंदन में है, तो आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए, लंदन का प्रॉपर्टी इंडिया में कैसे टैक्स होगा? तो इंडिया में टैक्स होगा जरूर, क्योंकि आपने अज्यूम किया है कि वो पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फिर आपको यहाँ पे एवाई लिखना पड़ेगा, पीवाई लिखना पड़ेगा और इसका पैन लिखना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जब आप बात करते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे ऊपर जो हमने जो बातें की यहाँ पे, ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 13 तक चलती है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 13 तक का डिस्कशन ये यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे आपको पता चलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स लॉज। आगे मैं जा रहा हूँ। अगर मैं पार्ट ए की बात करूंगा, टैक्स निकालने से पहले आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी का कल ही मैंने रेंज बताया था आपको। सेक्शन 15 पे सैलरी स्टार्ट होता है, 17 पे एंड होता है। 15, 16, 17 तीन ही सेक्शन सैलरी के हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 पे चालू होता है और 27 पे एंड होता है। पीजीबीपी 28 पे चालू होता है, 44 डीबी पे एंड होता है। कैपिटल गेन 45 पे चालू होता है, 55 ए पे एंड होता है। आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से स्टार्ट होता है, 59 पे एंड होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम, जहां पे किसी और का इनकम आपके इनकम पे क्लब किया जाएगा क्योंकि आपने वो इनकम ट्रांसफर करके रखा होगा, वो 60 to 65 में स्टार्ट होता है। ओके, 60 to 65 में होता है। यहाँ पे एक बीच में एक छोटा सा चैप्टर आ जाता है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, जो इस चैप्टर के एंड में हम करने वाले हैं। ये एंटी ब्लैक मनी चैप्टर है। अगर आपके पास ब्लैक मनी मिल गया, ठीक है ना, आपके पास ब्लैक मनी अगर मिल गया तो कैसे आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम में हम बात करेंगे। फिर मैंने बोला लाइफ में कभी खुशी कभी गम दोनों होना जरूरी है, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और लॉसेस को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं करता, लॉसेस का गवर्नमेंट आपको सेट ऑफ देता है या तो कैरी फॉरवर्ड देता है। तो 70 to 80 में आप लॉसेस पढ़ते हो। आपको पहले 80 सेक्शंस पता होने चाहिए, पहले 80 तक के सेक्शंस पता होने चाहिए आपको, अगर ग्रॉस टोटल इनकम तक का जर्नी करना है तो। सेक्शन 1 से सेक्शन 80 अगर आपको पता है, देन यू कैन इजीली रीच अप टू ग्रॉस टोटल इनकम। अगर इतनी जर्नी आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप लोगों को सेक्शंस जो चैप्टर 6A के सेक्शन से 80C से 80U तक की है सीरीज पता होनी चाहिए। और इस सीरीज के हिसाब से आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन यहाँ पे लिखा गया टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आगे जाके समझ में आएगी। नॉर्मल इनकम मतलब क्या सर? इनकम टैक्स में दो टाइप के इनकम होते हैं, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब वो इनकम जिनके रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स में लिखे होते हैं। जैसे लॉटरी एक फेमस इनकम एग्जाम्पल है, मैं बता देता हूँ कि लॉटरी को अगर आपको पकड़ लो 3 लाख रुपए का लॉटरी लग गया, तो लॉटरी का टैक्स का रेट 30% फ्लैट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। लॉटरी के अगेंस्ट अगर आपने एटीसी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है, तो आपको चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो डिडक्शन मिलते हैं ये स्पेशल इनकम के सामने नहीं मिलते, ये डिडक्शंस खाली नॉर्मल इनकम के सामने मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपके यहाँ पे टोटल इनकम में इंक्लूड होगा तो उसके सामने आप ये माइनस नहीं कर सकते चैप्टर 6A के डिडक्शन। चैप्टर 6A के डिडक्शंस आपको माइनस करने होते हैं ओनली एंड ओनली अगेंस्ट नॉर्मल इनकम। तो आप जब भी जीटीआई निकालते हो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें नॉर्मल इनकम कितना है और स्पेशल इनकम कितना है, क्योंकि नॉर्मल इनकम का टैक्स कंप्यूटेशन का मेथड अलग है,
स्पेशल इनकम का टैक्स इनकम का कंप्यूटेशन मेथड अलग है। चलो जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल इनकम, और टोटल इनकम के ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पे राउंडिंग अप प्रिंसिपल लगता है अंडर सेक्शन 288A। सर राउंडिंग अप प्रिंसिपल मतलब क्या? अगर टोटल इनकम आपका ऐसे आ जाता है 12,58,723, अब ये 723 जो है ना, ये 3 रुपया जो है ना, गवर्नमेंट बोलता है इसको इग्नोर करो, क्योंकि अब 10 रुपीज के राउंडिंग ऑफ में आपको प्रिंसिपल्स रखने पड़ते हैं। तो अगर ये 5 और मोर है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये लास्ट नंबर जो है ये 5 और मोर है तो हायर साइड का राउंडिंग ऑफ, और अगर ये 4.99 तक है, मतलब अप टू 5 रुपीज है, लेस देन 5 रुपीज है, तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ता है, लोअर साइड पे राउंडिंग ऑफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12,58,720 इसका आंसर आएगा। तो एमसीक्यू में अगर आपने ये वाले आंसर पे टिक किया तो ये आपका रॉन्ग होगा, आपको ये वाले आंसर पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल कोई हम लोग ऐसे मजाक नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, सेक्शन है तो सेक्शन की अपनी एक औकात होती है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी नहीं बोल सकते अरे सर 3 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। आपका आंसर डेफिनेटली चेंज हो सकता है और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस एमसीक्यूज के, अगर आपने यहां पे क्लिक नहीं किया होगा तो। और सर अगर ये लास्ट में 756 होता तो 756 होता तो ये 760 हो जाएगा। सर ये 755 होता तो तभी भी ये 760 हो जाएगा। सर ये 744.98 होता तो सर ये 740 हो जाता, क्योंकि ये 5 नहीं है। मैंने बोला ये लास्ट वाला नंबर 5 और मोर होता है तो ये हायर साइड पे राउंडिंग ऑफ होता है, अदरवाइज आपको इसको इग्नोर करना पड़ता है। चलो ठीक है सर, टोटल इनकम तो निकाल लिया आपने, कल भी बता दिया था कि टोटल इनकम कैसे निकालना होता है। आज टैक्स लाइबिलिटीज की बात करेंगे। अब टैक्स लाइबिलिटी के लिए ना मैंने बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में टैक्स निकालने का ट्राई किया, बट आई बिलीव दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट दैट यू कैन फॉलो इन एग्जाम। एक्चुअली आप जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहोगे उतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप लोगों को टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर अगर कंफर्ट नहीं आएगा तो आप हमेशा डरते रहोगे कि टैक्स कैसे निकालना है। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर ही है, और मेरे स्टूडेंट जो होते हैं वो फिंगर्स पे टैक्स कंप्यूट करने वाले रहते हैं कि वो फिंगर्स पे टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे। सर पहले फॉर्मेट दिखा देता हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है। प्रेजेंटेशन है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का, ये पार्ट बी का फॉर्मेट है। मैंने बोला कि सर यहाँ पे आप एक काम करो, पर्टिकुलर लिख दो, फिर उसके बाजू में नोट कॉलम डाल दो, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, इतना लिख दो। क्योंकि स्पेशल इनकम स्पेशल होता है तो उसका पहला स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो स्पेशल इनकम मतलब क्या सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट से आता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, मतलब ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वो सब होता है, उसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। स्पेशल इनकम को कैसे पहचाना जाता है एग्जाम में? जिसका रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स में दिया होता है, आगे आगे जाके आपको समझेगा कौन से टैक्स रेट होते हैं। तो जिसका रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में दिया जाता है उसको हम स्पेशल इनकम बोलते हैं। तो पहले स्पेशल इनकम के ऊपर आप टैक्स निकाल लो, जो स्पेशल इनकम आया रहेगा उसके ऊपर आप टैक्स निकाल लो, क्योंकि उनके रेट फ्लैट होते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि आपको लॉटरी 1 लाख रुपए का लग गया है, तो 1 लाख रुपए का लॉटरी इंटू 30% इज इक्वल टू 30,000, यहाँ डायरेक्टली आ जाता है। कोई बोलता है किसी ने लैंड सेल किया और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 20 लाख का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 20 लाख को इंटू करो 20%, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का रेट 20% है, तो ये 4 लाख हो जाता है। तो ये नंबर, जो भी नंबर आएगा आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये आपका ये है टोटल स्पेशल इनकम के ऊपर का टैक्स। ये फ्लैट रेट पे निकलता है, इसका रेट फ्लैट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होता, कोई स्लैब नहीं होता, फ्लैट रेट होता है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना होता है। अब रही बात नॉर्मल इनकम की। अब नॉर्मल इनकम को कैसे टैक्स किया जाता है? तो नॉर्मल इनकम को टैक्स करने के पीछे का पहले सबसे बड़ा अजम्पशन हमारा है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस, उसमें का सबसे बड़ा एक फीचर होता है डायरेक्ट टैक्सेस का कि ये डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव नेचर में होते हैं। सर ये प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस और प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि सोसाइटी हमारी अलग अलग कंपोनेंट से बनती है। हमारी सोसाइटी में रिच क्लास है, ठीक है ना, रिच क्लास है, हमारे सोसाइटी में मिडिल क्लास है, हमारे सोसाइटी में लोअर मिडिल क्लास है, और हमारे सोसाइटी में लोअर क्लास भी है, ठीक है ना। तो सोसाइटी हमारी अलग अलग क्लास से बनती है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप फिनेंस मिनिस्टर होते या आप लॉ मेकर होते, आप गरीब लोगों से ज्यादा टैक्स लेते या अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते? अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेते। अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेना मतलब सर अमीर और गरीब का हमको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं। अमीर और गरीब आपके लेवल ऑफ इनकम से पता होना है,
और इस साल का अमीर अगले साल का गरीब हो सकता है और इस साल का गरीब अगले साल का अमीर हो सकता है, तो हम परमानेंट किसी को बोल नहीं सकते आप परमानेंट अमीर हो या परमानेंट गरीब हो। तो आपने जिस साल में जितना इनकम कमाया होगा उस साल में उतना टैक्स लगना चाहिए। तो उन्होंने सोचा आपके लेवल ऑफ इनकम को टैक्स के रेट्स को मैप करना चाहिए। तो जैसा आपका इनकम बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा आपका इनकम ग्रो होते जाएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी जो होगा वो भी प्रोपोर्शनेटली ग्रो होगा, ठीक है ना। और ये ग्रो क्योंकि इनकम के साथ होता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स, इस चीज को बोला जाता है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन। तो अगर मैं आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस करके कुछ अगर दिखा दूं, तो अगर आपका जीरो इनकम होगा तो आप गेस कर सकते हो कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। वाह, कितना अच्छा है नहीं, जीरो इनकम के ऊपर जीरो टैक्स, कितना सिंपल कैलकुलेशन है। फिर मैंने बोला अगर आपका इनकम आप बढ़ाते हो 2.5 लाख तक, तो 0 to 2.5 लाख तक भी आपको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ता है, 0%, क्योंकि 2.5 लाख तक तो आपको इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है 2.5 लाख टू 5 लाख ये वाली बात कर लेते हैं, तो अभी कितना टैक्स लगेगा, 5%। तो मैंने यहाँ पे 5% प्लॉट किया, मतलब मेरा पहला ये वाला जो है वो ऐसा चलता है, राइट। अगर मेरा 5 लाख तक का इनकम होगा तो मेरा जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो कितना होगा, 5%, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है मेरा इनकम 10 लाख तक चला गया, तो अभी मेरा रेट कितने से बढ़ जाएगा, 20% से। मेरा रेट कितने से बढ़ जाएगा, 20% से। तो 10 लाख का इनकम होता है तो रेट कितना हो गया, 20% हो गया। और 10 लाख के ऊपर चला जाता है, 10 लाख प्लस जो भी आप बोलोगे, इधर जो भी इनकम आएगा आपका, इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल स्लैब, और यहां पे फिर डायरेक्टली रेट बन जाता है आपका 30%, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप लोगों को याद रखना है तो ये कैसे रखना पड़ेगा। अगर किसी का इनकम अगर 15 लाख है तो आप उसको 15 लाख के ऊपर कैसे टैक्स करोगे, 15 लाख के आप अलग अलग टुकड़े करोगे। पहला टुकड़ा जो निकलता है वो 2.5 लाख का निकलता है, इसको रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0%, तो ये तो टैक्स लगेगा ही नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो टैक्स होता है, ये जो इनकम होता है 2.5 लाख से 5 लाख तक का, इसके ऊपर रेट ऑफ परसेंटेज 5% होता है। तो ये जो गैप है वो 2.5 लाख का गैप है, राइट, 2.5 लाख का गैप है। 2.5 लाख इंटू 5% अगर करेंगे तो ये इक्वल टू में 12,500 आता है। और फिर अगर आप इसको बोलोगे कि सर 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख की अगर मैं बात करूँ, इसका रेट जो होता है वो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसका रेट होता है 20%। ये जो गैप अमाउंट जो है वो कितना है, 5 लाख है। 5 लाख का 20% अगर करेंगे तो वो 1 लाख रुपया हो जाता है, ये इक्वल टू में आ गया। और ऊपर जो भी रहेगा बैलेंस इनकम जो भी रहेगा, बैलेंस मेरे केस में कितना है, मैंने 15 लाख बोला है, तो मेरे केस में बैलेंस कितना है, अनदर 5 लाख, तो उसके ऊपर कितना रेट लगता है, 30%, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। बात बरोबर है। तो टोटल इनकम कितना, टोटल इनकम टैक्स कितना आ गया मेरा, ये 1.5 लाख, ये 1 लाख और ये 12,500, तो 2,62,500। ये आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, किसी का इनकम अगर 15 लाख का होता है तो कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि डायरेक्टली इसको 30% लगाते, क्योंकि 10 लाख के ऊपर कमा रहा है बंदा, उसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन। हमने कैटेगराइजेशन नहीं किया यहाँ पे कि आपका इनकम अगर 10 लाख के ऊपर होगा तो आपको 30% का टैक्स पूरे इनकम के ऊपर लगेगा, क्योंकि वो अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अनफेयर। क्यों, कोई लोग अगर 10 लाख तक है वो लोग टैक्स उतना नहीं भर रहे, कोई लोग 5 लाख तक है वो टैक्स नहीं भर रहे। तो जो 15 लाख वाला है उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स नहीं लेना है हमको, हाईएस्ट पॉसिबल नहीं लेना है। देखो हमें इक्वालिटी को भी ट्रीट करना है और हायर टैक्स भी लगाना है। तो जो सेम ग्रुप ऑफ इनकम कमाते हैं, तो कितने भी इंडिविजुअल्स होने, तो लाइक मुकेश अंबानी को भी हमने फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगाया हुआ है, आप समझ रहे हो ना। तो हमने इक्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स, कि आपको सबको, सारी पॉपुलेशन को इक्वली ट्रीट करने का आपको मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो मुकेश अंबानी तो ऐसा नहीं कि चलो इतना करोड़पति है तो इससे ज्यादा ही टैक्स ले ले, लूट ही लेते इसको, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो उसको भी हम 2.5 लाख का एग्जम्पशंस देते हैं। उसका भी जो फर्स्ट स्लैब है वो 5 लाख तक का होता है, जो 5% पे टैक्स होता है। सेकेंड स्लैब जो 10 लाख तक का है वो 20% पे टैक्स होता है, और अबाउट 10 लाख जो भी होगा वो 30% पे टैक्स होता है। तो हमने क्या बोला कि नॉर्मली अगर केस एग्जाम में आ गया, नॉर्मल केस अगर एग्जाम में आ गया, मतलब कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं आया, तो आपको अप टू 2.5 लाख तक नील लगाना पड़ेगा। 2.5 लाख टू 5 लाख का जो आपका इनकम होगा उसके ऊपर आपको 5% लगाना पड़ेगा। 5 लाख टू 10 लाख अगर होगा तो 20% लगाना पड़ेगा, और अबाउट 10 लाख होगा तो 30% लगाना पड़ेगा। मैथमेटिकली में अगर बात करूं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका इनकम जिस प्रपोर्शन से ऊपर जा रहा है उसी प्रपोर्शन से टैक्स नहीं बढ़ रहा है आपका।
आपका रेट भी शिफ्ट हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। रेट पहले 5% से जा रहा था, 5% का डायरेक्टली कितना शूटअप हो जाता है, 20% से फिर ग्रो होता है, फिर डायरेक्टली शूटअप होता है 30% से। मतलब जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है ना। अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा तो आप सेम परसेंटेज लगाते जाओगे तो आपका अमाउंट तो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज हो जाते हैं। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन। हायर द इनकम हायर द टैक्स, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो यहां पे जो आप आएगा स्पेशल इनकम का टैक्स और नॉर्मल इनकम का टैक्स, वो जो आएगा इसका टोटल, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है समझ में आया। अब इनकम टैक्स में और क्या ऐड होता है सर, सरचार्ज ऐड होता है। सरचार्ज मतलब क्या होता है सर, सरचार्ज मतलब रीच टैक्स। रीच टैक्स मतलब क्या सर, अब कुछ लोग अगर 50 लाख के ऊपर भी कमाते हैं, 50 लाख के ऊपर कमाते हैं तो अमीर हो गए, तो 50 लाख के ऊपर कमाने वाले लोगों से हम लोग 10% एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं। अब ये 10% जो होता है ना, वो इनकम टैक्स नहीं है, ये सरचार्ज है, चार्ज है, ये अलग से लगाया गया चार्ज है। और क्योंकि ये चार्ज है, आप प्लीज समझो, ये इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये 10% ऑफ टैक्स होता है। ये 10% ऑफ क्या होता है, टैक्स होता है। तो 50 लाख टू 1 करोड़, 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में अगर आपका इनकम है, आप अच्छे खासे अमीर हो, ठीक है ना। 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हो आप साल भर का, मतलब यार महीने का 5-6 लाख 8 लाख 10 लाख आपका इनकम हो गया, तो आप आराम से सरचार्ज भी भर सकते हो। अगर आपका 1 करोड़ टू 2 करोड़ का अगर इनकम है तो आपको कितना सरचार्ज लगता है, 15% ऑफ टैक्स। आपका 2 करोड़ टू बोलो 5 करोड़ अगर होगा तो 25% का सरचार्ज लगेगा, एंड अबाउट 5 करोड़ अगर होगा तो आपको 37% का सरचार्ज लगेगा। ब्यूटी क्या है कि ये सारे के सारे नंबर जो अप्लाई होते हैं वो टैक्स के ऊपर होते हैं, इसलिए इसको इनकम टैक्स मत बोलो, ये सरचार्ज ऑन टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स है। सरचार्ज मतलब क्या, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स मतलब टैक्स ऑन इनकम, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो ये हो गया सर। ये तो आपने अमीरों के लिए किया, वो गरीबों के लिए कुछ करोगे तो अच्छा हो जाएगा सर। अभी अभी तो बेचारे ने 2.5 लाख के ऊपर कमाना चालू किया है, ठीक है ना। आपने किसी से अगर 2.5, जैसे पकड़ लो किसी ने 4 लाख कमाया हुआ है, 4 लाख कमाया, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे, अप टू 2.5 लाख तो ये नील आ जाएगा, ठीक है ना। और 2.5 लाख टू 5 लाख मैंने बोला कि एट द रेट ऑफ 5% निकालना है, लेकिन इसका इतना इनकम है ही नहीं। इसका इनकम कितना है, 4 लाख का है, 4 लाख माइनस 2.5 लाख गया तो बच गया कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 5%, ये कितना आएगा, 7,500 आएगा। अब कोई बेचारा 4 लाख रुपया अभी कमाया, लाइफ में पहली बार इसने पैसा कमाया है, और इनकम टैक्स अगर उसके ऊपर टैक्स ले लेता है तो ये उतना भी अमीर नहीं है ना यार। अब 4 लाख रुपया एनुअल इनकम मतलब महीने का कितना हो गया, निकालो, डिवाइड बाय 12 करो। 4 लाख रुपया एनुअल मतलब कितना, 30,000 के प्लस आएगा कुछ ना कुछ, 32-33,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। अब मतलब ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना इनकम का आज के तारीख में। 30-40 हज़ार में क्या होता है आज के तारीख में, अगर आपकी फैमिली है तो, हाँ 30-40 हज़ार में कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी अगर फैमिली है तो यू कैन नॉट इवन मेंटेन फैमिली, रेंट नहीं भर सकते आप, आपका हॉस्पिटल बिल्स नहीं कर सकते आप, इंश्योरेंस नहीं कर सकते, बच्चों के स्कूल्स की फीस नहीं भर सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर उसमें टैक्स ले लेगा तो इसके सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आता है। जो लोग 5 लाख तक का इनकम नहीं कमाते वो लोग कहाँ पे आते हैं, लोअर, इकोनॉमिकली लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना था, ऐसे इनकम टैक्स का मानना था। अगर इनकम टैक्स नहीं लगाना था इनकम टैक्स को अगर 5 लाख तक, तो मेरा तो मानना था कि 5 लाख तक का स्लैब ही बढ़ा देता फिर इनकम टैक्स। अप टू 2.5 लाख नील होता है ना, तो इनकम टैक्स को क्या करना चाहिए था, अप टू 5 लाख तक नील। लेकिन फिर मुकेश अंबानी को भी बेनिफिट मिल जाता ना। अगर हम स्लैब ही बढ़ा देंगे तो सारे इकोनॉमी का लोअर सेगमेंट, हायर सेगमेंट, हाईएस्ट सेगमेंट सबको बेनिफिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को सबको बेनिफिट भी नहीं देना था और इससे टैक्स भी नहीं ले रहा था। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, गवर्नमेंट क्या टेंशन में है, सबको नहीं बेनिफिट देना है, सबको खाली 2.5 लाख तक का ही गवर्नमेंट को बेनिफिट देना है। लेकिन जो 5 लाख तक कमा रहा है उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं लेना है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया विच इज नोन एज रिबेट। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, रिबेट। अब रिबेट जो होता है इसका सेक्शन है 87A। इसका सेक्शन क्या है, मैंने क्या बोला आपको, कुछ कुछ सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्योंकि इसी सेक्शन की वजह से सोसाइटी का एक मैक्सिमम टैक्स कंपोनेंट, मतलब जो टैक्स फाइलर है, अगर मैं
if I'm not wrong, more than 2 crore tax filers in India are taking benefit of 87A. more than 2 crore, मतलब वो लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स फाइल कर रहे हैं मतलब रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। तो आप बोलोगे टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे? क्योंकि उनका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। उनका इनकम क्या है? 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन 5 लाख से कम है, ठीक है ना। और मैं तो बोलूं इंडस्ट्री में ऐसे भी चोर लोग हैं जिनका इनकम एक्चुअली 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर वो अपने सीए के पास आके बोलते हैं थोड़ा कम कीजिए, मतलब तो अभी किसी का इनकम 6 लाख होता है तो वो रिक्वेस्ट कर करके हमको बोलता है कुछ तो कीजिए, कुछ तो जादू कीजिए कि ये 498 तक हो जाए, क्योंकि ये 4,98,000 हो जाता है तो ये 5 लाख के नीचे उतर गया, और 5 लाख के नीचे उतर गया तो फिर इसका टैक्स का रेट सीधा 0 हो गया। अगर 6 लाख उसका जेन्युइन इनकम है और 6 लाख रुपए के ऊपर मैं आपको टैक्स निकालने बोलूं तो कितना टैक्स आएगा बताओ? अप टू 2.5 लाख कितना आएगा? नील। फिर 2.5 लाख टू 5 लाख अगर होगा तो एट द रेट ऑफ 5% ये कितना होता है? 12,500, और उसके ऊपर 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया हुआ है, तो 5 लाख टू 10 लाख का जो रेट है वो रेट तो है 20%, लेकिन एक्स्ट्रा तो 1 ही लाख है ना, तो 1 लाख का 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 20,000 आ जाएगा, तो टोटल टैक्स आ जाएगा 32,500। इनकम टैक्स की बात करें तो 32,500 नॉर्मल इनकम। ये भाई 6 लाख रुपए जो कमा रहा है ना, उसका मंथली इनकम कितना होता है? 50,000 रुपया, बरोबर ना। साल का जिसका 6 लाख रुपया उसका मंथली इनकम 50,000 है, उसका ऑलरेडी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट चाह रहा है, ठीक है ना, और क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स है, खाने पीने का खर्चा है, घर चलाना है, भाड़ा देना है, और उसका तुम एक महीने में जो 50,000 का पगार है उसमें का आप बोल दोगे 32,500 भैया आपको टैक्स भरना है, वो भरेगा क्या? नहीं, प्रैक्टिकली लोग भरते नहीं है। उनका इनकम होता है 6 लाख के ऊपर, लेकिन वो भरते नहीं है। अच्छा, ये इनकम को कम करने का जो जादू होता है ना, अलग अलग जादू होता है। कुछ एक जादू को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग करेंगे, वो लीगल होता है। एक होता है टैक्स इवेजन करेंगे, वो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो सीए लोगों के पास 3 टाइप की छड़ी होती है जिससे ये जादू करके ये क्या करते हैं? टैक्स को कम करते हैं। 5 लाख के नीचे आएगा तो इसका टैक्स लाइबिलिटी कितना बनना चाहिए? अभी मैंने बोला 0 बनना चाहिए। सर 0 कैसे बनता है? 0 तो नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे 7,500 निकाल के रखा है, किसी बंदे का 4 लाख रुपए का इनकम है तो मैंने क्या बोला? हाँ भैया आपका इनकम तो आ गया, इनकम टैक्स तो आ गया आपका 7,500, लेकिन यहां से आपको मिलेगा रिबेट का बेनिफिट। क्या मिलेगा? रिबेट का बेनिफिट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 7,500 माइनस हो जाएंगे और आपका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा नील। रिबेट जो होता है वो मैक्सिमम 12,500 तक मिलता है। मैक्सिमम कितने तक मिलता है? लॉजिकल है ना, क्योंकि रिबेट 5 लाख तक की इनकम वाले लोगों को मिलता है, और 5 लाख तक अगर आपका इनकम होगा तो मैक्सिमम टैक्स भी कितना आ जाएगा? 12,500 ही आएगा। तो रिबेट का भी अमाउंट जो है वो सेम ही है, 12,500 मैक्सिमम है। कोई नालायक ऐसे भी बोलता है सर 7,500 रुपया मेरा टैक्स आया हुआ है, 12,500 का मेरा रिबेट बनता है, क्यों ना मुझे गवर्नमेंट रिफंड दे दे। तो ये ऐसा नहीं होता, कभी गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए का रिफंड कभी नहीं देगा, क्योंकि रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। रिबेट को हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में क्या जानते हैं? डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे फी अगर 50,000 का फी है आपका हमारे क्लास का, तो 50,000 में से हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? नहीं बोलो ना, 5,000 नहीं, ये तो चिंदी हो गया। मैक्सिमम पूछ रहा हूं। 50,000 आपका इंटर का फी है और हमको आपको डिस्काउंट देने की इच्छा है, कितना दे? मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम 50 दे सकता हूं ना यार, मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं नहीं पूछ रहा मेरी इच्छा कितनी। मेरी इच्छा तो 1 रुपया देने की नहीं है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 50,000। लेकिन आप ये तो मत बोलो ना यार सर 70,000 का डिस्काउंट चाहिए हमको, मतलब आप लेक्चर भी फोकट में पढ़ाओ और ऊपर से मेरे को 20,000 इधर आने का भी दो, ठीक है ना। तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? तो गवर्नमेंट भी वही बोलता है भैया ये डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। रिबेट मतलब क्या है आपका? डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन टैक्स लाइबिलिटी। डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन टैक्स लाइबिलिटी। तो ये ऐसी बातें हम लोगों को कुछ करनी, इसको रिबेट बोलते हैं। तो एग्जाम में इनकम टैक्स लगने के बाद आपको 2 क्वेश्चन और पूछने हैं कि कहीं यहां पे सरचार्ज तो नहीं लगेगा या कहीं यहां पे रिबेट तो नहीं लगेगा। अमीर असे से आएगा तो सरचार्ज लगाना पड़ेगा और गरीब असे से आएगा तो रिबेट देना पड़ेगा। अमीर असे से का मतलब क्या है? दोज वो अर्न मोर देन 50 लाख, और गरीब असे से का मीनिंग क्या है? दोज वो अर्न अप टू 5 लाख। आप समझ रहे हो ना? तो फिर मिडिल क्लास बचा कहां पे? 5 लाख के ऊपर जो कमाते हैं और 50 लाख के नीचे जो कमाते हैं उस क्लास को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स के एंगल से मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब होता है दे आर नाइदर गोइंग टू पे सरचार्ज नॉर दे आर गोइंग टू गेट दी
रिबेट फ्रॉम गवर्नमेंट, उनको ना डिस्काउंट मिलेगा ना उनसे सरचार्ज लिया जाएगा, क्योंकि आप ढंग के गरीब भी नहीं हो, ढंग से अमीर भी नहीं हो, गाड़ी है लेकिन सादी गाड़ी है, घर है लेकिन 1 BHK 2 BHK है, बच्चे हैं हाँ इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, मतलब हाँ टूरिंग वगैरह पे जाते हो, हाँ साल में एक बार जाते हैं, ठीक है, मतलब उतने भी अमीर नहीं हो और बिल्कुल गरीब भी नहीं हो, क्योंकि आपका इनकम जो है वो 5 लाख से 50 लाख के बीच में के रेंज में आता है। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको टैक्स रेट्स पता होंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा, आपको टैक्स रेट्स नहीं पता होंगे तो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा जरूर, थोड़ा आप मुझको टाइम दो, ठीक है। ये करने के बाद जो नेट इफेक्ट आता है उसको हम नेट टैक्स बोलेंगे। और गवर्नमेंट बोलता है कि हमारे देश में ना हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम ना बहुत वीक है, एंड आई कांट डिसएग्री विद दैट, ठीक है ना। हमारे देश में जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे ना उतने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे देश में जितने स्कूल्स होने चाहिए थे ना उतने स्कूल्स हैं, और जो हॉस्पिटल और स्कूल्स है उनकी जो हालातें हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वो तो बियॉन्ड बेरेबल लिमिट है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें लोगों को अपील करना पड़ेगा कि जो आप इनकम टैक्स भरते हो, ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट के जनरल फंड में चला जाता है, इससे गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, रोड बना सकता है, रेलवे बना सकता है, पुलिस को पगार दे सकता है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट से जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट कर सकता है, रफाइल प्लेन ले सकता है, डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन कर सकता है, दे कैन डू एनीथिंग दे वांटेड टू डू, ठीक है ना, विद दिस मनी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने टैक्स के ऊपर टैक्स और एक निकाला जिसको सेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेस। सेस का स्पेशलिटी ये होता है कि ये गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड कलेक्ट करता है, और इसका नाम उन्होंने रख दिया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब आपको इस सेस का मतलब पता चलना चाहिए कि ये देश में जो हेल्थ की और एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा करने वाले हैं इस फंड में से डेडिकेटेडली होगा, और ये पैसा देगा कौन गवर्नमेंट को? ऑब्वियसली टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर को पूछा गया कि सर इनकम टैक्स के अलावा और थोड़ा टैक्स दे सकते हो कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो ताकि देश का हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सुधार आ जाए। तो उन्होंने 4% का सेस लगाया हुआ है। अब 4% का जो सेस है वो अगेन इनकम टैक्स नहीं है, ये फिर से क्या है? टैक्स ऑन टैक्स है। तो यहां पे आपको सेस लगाना है, यहां पे इस लेवल पे आपको सेस लगाना होता है। तो मुझे आप लोगों को कुछ सवाल पूछने की बहुत जोर से इच्छा कर रही है। क्या मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछूं? सेस बिफोर रिबेट लगाएंगे कि आफ्टर रिबेट लगाएंगे? मतलब पहला रिबेट लगाएंगे और उसके बाद सेस लगाएंगे, मतलब सेस लगाने के बाद रिबेट नहीं देने का। ये बात क्लियर हो गई? सरचार्ज के पहले लगाएंगे सेस कि सरचार्ज के बाद लगाएंगे सेस? सरचार्ज के बाद लगाएंगे। मतलब अगर सेस भी है, अगर इनकम टैक्स भी और सरचार्ज भी है, तो आपको पता चल रहा है सेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर सरचार्ज की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया तो उसके ऊपर का सेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनकम टैक्स होता है सरचार्ज के साथ तो सेस जो लगेगा ना वो टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज के ऊपर लगेगा। तो ये ऐसी बात होती है यहां पे। चलो ठीक है, कोई भी आप लॉ पढ़ते हो, कोई भी आप टैक्स लॉ पढ़ते हो, तो आपको उसको ना 4 बड़े बड़े डिविजन्स में पढ़ना होता है। कितने डिविजन्स में? 4। कोई भी रेवेन्यू लॉ, कस्टम्स ले लो, वैट ले लो, एक्साइज ले लो, जीएसटी ले लो या इनकम टैक्स ले लो, आपको 4 बड़े बड़े डिविजन्स में लॉ पढ़ना होता है। अनफॉर्चुनेटली 4 में के 2 डिविजन्स आपके अभी सिलेबस में नहीं है, 2 ही डिविजन्स आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको चारों डिवीजन क्या होती है मैं बता देता हूं। एनी रेवेन्यू लॉ, रेवेन्यू लॉ मतलब टैक्स लॉ, ठीक है ना, विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमेशा होता है ये कोई इधर का नहीं है, इनकम टैक्स का नहीं है। यहां पे आपको लेवी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? लेवी। तो पहले 13 सेक्शंस में मैं आपको लेवी पढ़ाते रहूंगा, सेक्शन 1 टू सेक्शन 13 तक मोटा मोटी आपको क्या पढ़ाते रहूंगा? लेवी। कि इंडिया में एग्जैक्टली टैक्सेबल क्या है। लेवी मतलब चार्ज, एम्बिट, एग्जैक्टली इनकम टैक्स क्या टैक्स करता है, ठीक है ना। लोगों का गुड्स टैक्स करता है, सर्विस टैक्स करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स करता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स करता है, खाली बिजनेसेस को टैक्स करता है कि सैलरी को भी टैक्स करता है। एग्जैक्टली ये क्या टैक्स करता है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई एक टैक्स का लॉ, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हम जब बोलते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स खाली प्रॉपर्टी टैक्स पे लगेगा, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं तो अग्रीमेंट जब बनाओगे तब क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। एक्साइज जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक्साइज लगेगा। कस्टम्स कब भरोगे आप? अपनी जिंदगी में अभी तक कस्टम्स नहीं भरा होगा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि आपका एक भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्लाइंट नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मतलब जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक कस्टम्स नहीं लगेगा। तो कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना जरूरी है। जीएसटी में क्या होना जरूरी है?
गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होना जरूरी है। आप देखते हो कि किसी महीने में किसी क्लाइंट ने गुड्स एंड सर्विस दिए नहीं तो आप उसका नील रिटर्न फाइल कर देते हो। तो आप नील रिटर्न फाइल करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि उसने उस महीने में सप्लाई नहीं किया। सप्लाई नहीं किया तो जीएसटी नहीं भरना है, मतलब सप्लाई किया तो ही जीएसटी भरना है। मतलब हर एक्ट का अपना एक क्या होता है, लेवी पॉइंट होता है। आप लोगों ने आज तक इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा? आप लोगों ने खुद अपने इनकम टैक्स, क्लाइंट का नहीं, क्लाइंट का तो भर दिया, अपना क्यों नहीं भरा? क्योंकि आप लोगों का इनकम नहीं है। आप समझ रहे हो, इनकम नहीं है इसलिए आपके ऊपर क्या नहीं हुआ, इनकम टैक्स लेवी नहीं हुआ। तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि इनकम क्या होता है और कितना इनकम होने के बाद ही लेवी होता है। अच्छा, किसी के तो पापा आपके फार्मर होंगे, पकड़ लीजिए, उनका 40 लाख का इनकम है, अब उनके ऊपर तो लेवी होना चाहिए था। किसी का 40 लाख का पापा आपके फार्मर है समझो, और उसके ऊपर तो लेवी होना चाहिए था ना इनकम टैक्स अभी, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर तो कमाया हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को हमने क्या रखा हुआ है, एग्जम्प्ट रखा है। तो आपको समझ रहा है कि लेवी पढ़ने के लिए आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि एग्जम्प्ट क्या है और टैक्सेबल क्या है। क्योंकि मेरा जो इनकम टैक्स लॉ है वो कॉम्प्रहेंसिव लॉ है। वो कौन सा लॉ है? कॉम्प्रहेंसिव लॉ। कॉम्प्रहेंसिव लॉ का मतलब क्या मैं आगे जाके बताऊंगा। हर एक इनकम टैक्सेबल है। कॉम्प्रहेंसिव लॉ का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में जितने भी, हमारे सोसाइटी में जितने भी इनकम होते हैं सारे इनकम टैक्सेबल है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, अनलेस स्पेसिफिकली। तो आप अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं बायहार्ट कर सकते कि क्या क्या टैक्सेबल है। आप कभी नहीं बायहार्ट कर सकते कि क्या क्या इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, लेकिन आप लोग ये जरूर बायहार्ट कर सकते हो कि क्या एग्जम्प्ट है और जो एग्जम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है। तो मुझे आपको लेवी पढ़ानी पड़ेगी, बरोबर। आपको लॉ के पार्ट 1 में आपको क्या पढ़ानी पड़ेगी, लेवी। लेवी पढ़ाने के बाद चलो ठीक है, ये टैक्सेबल है ये टैक्सेबल नहीं है, ये पता चल गया। तो आपको उस चैप्टर का कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना पड़ेगा? कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा। तो लेवी पढ़ाने के बाद सर उसको कंप्यूट कैसे करना है, फिर अलाउंस क्या होते हैं, डिडक्शन क्या होते हैं, कौन से डिडक्शंस मिलेंगे कौन से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपको कंप्यूट करने का तरीका पढ़ाया जाएगा। एक बार कंप्यूटेशन भी पढ़ा दिया तो उसके बाद आपको कलेक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा? कलेक्शन। सर मैंने लेवी भी समझ ली और मैंने टैक्स कंप्यूट भी करके रखा है, लेकिन मेरे घर पे रखा है कबड़ में। सर भैया इनकम टैक्स को देना भी तो होगा ना, आपके अकाउंट से पैसे इनकम टैक्स के अकाउंट में जाने चाहिए ना। तो कौन से मोड में जाएंगे, उस मोड को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन मैकेनिज्म। तो कलेक्शन मैकेनिज्म में इनकम टैक्स में 4 बड़े बड़े मैकेनिज्म हैं, ठीक है ना। एक का नाम होता है टीडीएस, ये सुना है आप लोगों ने, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से आप पैसे कमाते हो वहीं पे वो लोग टैक्स ले लेते हैं। इसका छोटा भाई होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो गाड़ी वगैरह लेने जाओगे आप, महंगी गाड़ी लोगे तो आप वहां पे आपके पास से टैक्स भी लिया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब क्या सर? टैक्स पेड इन एडवांस। एडवांस टैक्स का डेफिनेशन क्या है? टैक्स पेड में एडवांस मतलब क्या सर? यूजुअली टैक्स हमको असेसमेंट ईयर में भरना होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पेशेंस नहीं कि असेसमेंट ईयर का वो वेट करे। तो गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लेती है। ये तीनों टैक्स का एडवांटेज क्या है पता है? ये तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर में दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर? जिस साल में आप लोग इनकम कमाते हो, ठीक है ना। तो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरा जाता है। ये सब भरने के बाद भी थोड़ा बहुत बच गया तो सर उसको एसे टैक्स करके भर देना। उसको कौन सा टैक्स करके भर देना? एसे टैक्स। एसे टैक्स का मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसका क्या मतलब होता है? ये रिटर्न भरने से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको इनकम टैक्स का सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको भरना पड़ेगा। यहां तक बातें क्लियर है? तो कलेक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या आता है? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इतना आता है। आपको मैंने क्या बोला समझा? तो ये क्या मैकेनिज्म हो गया? यहां पे हम कंप्यूट कर रहे हैं क्या? हम लोग यहां पे ये सोच रहे हैं क्या क्या टैक्सेबल है और क्या टैक्सेबल नहीं है? नहीं, ये कभी सोचना था क्या टैक्सेबल और क्या टैक्सेबल नहीं, कहां सोचना था? लेवी में सोचना था, ठीक है ना। फिर कंप्यूटेशन में आपने क्या सोचा कि क्या कंप्यूटेशन है, क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है, क्या डिडक्शंस मिलेंगे, क्या डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, क्या इसका सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी है। आपने जो सेक्शन 80C तक जो पढ़ के रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म। एक बार कंप्यूट हो गया तो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगा? कलेक्शन करेगा। और इतना सब होने के बाद आपको नहीं लगता आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करो? अब अपनी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहिए आपको। तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करना मतलब प्रोसीजर फॉलो करना। क्या फॉलो करना? प्रोसीजर फॉलो करना।
प्रोसीजर फॉलो करना। अब प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर चालू होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न से। कहां से चालू होती है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो अभी 31 जुलाई तक आप लोगों ने क्या किया, आरओआई फाइल किया। अब आपको क्या लगता है, आपने आरओआई फाइल किया तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट? नहीं, आरओआई फाइल किया तो गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। क्रॉस वेरीफाई में आप पकड़े जाओगे तो आपको नोटिस आएगी, नोटिस आएगी तो आपको स्क्रूटिनी का रिप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके आगे आरओआई इज द लास्ट स्टेप जहां पे एसएससी अपना काम रोक देता है, ठीक है ना। इसके आगे जो काम करता है वो कौन होता है, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट क्या क्या करता है वो आपको फाइनल में आके पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट आपको नोटिस मांग दे सकता है, क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, प्रूफ मांग सकता है, एविडेंसेस डिमांड कर सकता है, आपके लिए हेयरिंग बुला सकता है कि आपकी बातें सुननी है हमको कि आप एग्जैक्टली बिजनेस कैसे करते हो। और अगर उनके पास एविडेंस है, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस है कि आप सच में चोर हो, तो आपके घर पे रेड भी आ सकती है ना। मूवी देखी होगी आप लोगों ने रेड, हाँ, अजय देवगन की। आपके घर पे भी वो लोग आ सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, मतलब डिपार्टमेंट के। और रेड जो मूवी है वो 1981 की रेड बता रहा था, मतलब 1981 में उस टाइप का रेड हुआ था। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, ठीक है ना। 1981 में इनकम टैक्स उतना पावरफुल था, अभी 2022 है, अब कितना पावरफुल रहेगा, ठीक है ना। तो देश में, हमारे देश में जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरने को लाइटली लेते हैं, वो आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत भयानक भयानक चीजें हो सकती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस आर ऑल्सो देयर। मेजोरिटी आपके हाथ नहीं काटे जाते, आपको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता, आपको ट्रक के नीचे नहीं फेंका जाता टैक्स नहीं भरने के लिए। मैं अगर होता तो शायद मैं वो भी प्रोविजन डाल देता, लेकिन ऐसा, इसलिए मैं नहीं हूं ना फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने बोला कि सर इनसे मैक्सिमम क्या ले लो, टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सबसे ही लेते थे। और क्यों इन लोगों ने टैक्स भरा नहीं है टाइम पे, तो उनसे क्या लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। टैक्स और इंटरेस्ट तो नॉर्मल है ना, ये तो लेना ही था आपसे, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे क्या लिया जाएगा, पेनाल्टी लिया जाएगा। और अगर आप सच में अच्छे डिफॉल्टर हो, मतलब आपका हक बनता है, तो फिर आपको बिहाइंड द बार रखा जाएगा। सर बिहाइंड द बार मतलब वो पुष्पा बार वगैरह वैसा वाला बार नहीं, वो बियर बार होता है। बिहाइंड द बार मतलब आपको जेल में डाला जाएगा, जिसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा, आपको जेल में डाला जाएगा। 7 साल तक का आपको जेल हो सकता है टैक्स का डिफॉल्ट करने के लिए, ठीक है ना, विच इज नॉट ए इजी थिंग। ओके, तो आगे जाके बात करेंगे हम उसका। तो सर यहां पे हमने टैक्स की लाइबिलिटी कंप्यूट की। ये देखो, ये लाइबिलिटी है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन ये लाइबिलिटी ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गई होगी कुछ टीडीएस के रूप में ना। टीडीएस कहां से चालू होता है, 190 पे चालू होता है टीडीएस, और 206 AA पे खत्म होता है। आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर द सीरीज ऑफ सेक्शंस आल्सो। आप 10 बार इसको रीड करो, मेरे पास टाइम नहीं आपके यहाँ रिवीजन लेने के लिए। तो ये टीडीएस हो गया, फिर उसके आगे क्या है, टीसीएस है 206 में, और एडवांस टैक्स है 207 to 219 में। यहां पे आपका क्या हो गया, टैक्स कलेक्ट हो चुका है। क्या कलेक्ट हो चुका है, टैक्स कलेक्ट हो चुका है। अब फिर भी कुछ टैक्स बच गया है, अभी कुछ भरना बाकी है सर, तो उसको आप भरोगे सेक्शन 140A में, और उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट ऐसे टैक्स बोला जाता है, जो आप रिटर्न भरने से पहले जो भरते हो चालान जनरेट करके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी। सर अगर मेरा टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स मेरे लाइबिलिटी से अगर ज्यादा होगा तो क्या मिलेगा, फिर मुझे रिफंड मिलेगा। तो अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है रिफंड मिलेगा। जो भी आपकी लाइबिलिटी है या रिफंड है, उसको भी आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा इन द मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपए के इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ के 2 सेक्शन है, देखो 288A एंड 288B। क्यों सर ये 2 सेक्शन है राउंडिंग ऑफ के, 288A इनकम को राउंड ऑफ करता है, और 288B जो होता है वो टैक्स अमाउंट को राउंड ऑफ करता है। राउंड ऑफ दोनों जगह पे होता है, 2 ही जगह पे होता है इनफैक्ट, ठीक है ना। सर इतना सब होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या कर लो, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लो। वो रिटर्न का फाइलिंग जो होता है वो 139 में होता है, और रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम पे आप आधार ऑथेंटिकेशन से या आधार वेरिफिकेशन कराते हो, ई वेरीफाई कराते हो। वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आपने जो भी डेटा दिया है वो ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट है, आप इसमें झूठ नहीं बोलते हो, ऐसा आपको साइन करना पड़ता है। तो वो साइन कौन करेगा, वो सेक्शन 140 में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल होगा तो खुद करेगा, कंपनी होंगे तो डायरेक्टर्स करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा, एलएलपी होगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। तो साइन कौन करेगा वो वहां पे लिखा है सेक्शन 140 में, ठीक है। तो यहां पे आपका मोटा मोटी पहला राउंड खत्म होता है, जहां पे मैंने आपको बताया कि टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है। ज्यादा हमने डिटेल में कोई डिस्कस किया नहीं है, आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक हम लोग एक्चुअल में कुछ कंप्यूटेशन
ना करें, ठीक है।